कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने पूरे एक बार फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले मैं आपके सामने एक बात ये बताना चाहता हूं भाई और बहन मेरी, कि कल हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव के बारे में, और उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन थी, सारी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा था, और उसी बेस पर मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक डीपली बेस में बताकर एक अगर ऑब्जेक्टिव आपके सामने प्रश्न रखा तो उससे 4-5 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को रिलेटेड से उसका इंट्रोड्यूस देकर आपको बताया था। आपको भली भांति अच्छे ढंग से याद होगा, ठीक है। तो उसी रिस्पेक्ट में आज भी हम वही काम करने जा रहे हैं। आज भी हम आपके लिए वैसा चुनिंदा वैसा एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके मतलब एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं, वैसे क्वेश्चन का आज भी हम 50 क्वेश्चन का एक आंकड़ा लेकर आए हैं, और उसमें से जितना क्वेश्चन हो सकेगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले एक बार फिर से मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि माइंड में किसी भी तरह का बोझ हो, टेंशन हो, उसे एक बार फिर से आप किसी को किराए पर दे दें। कोई घर में कोई खाली जगह है तो उसे दे दें, जो आदमी बैठा है उसको सारा दे दें, और आप प्लीज कुछ पल मेरे साथ बने रहें। 30 या 40 मिनट जो क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से भी, आपके फ्यूचर से भी और मैथ से रिलेटेड भी, ठीक है। तो आइए मेरे साथ आप बन के रहें, मेरे साथ आप सवर के रहें, पूरे माइंड को खाली करके रहें। आज कुछ होने वाला है, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन को आज मैं टैली करने वाला हूं जो एग्जाम में आने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है भाई मेम बहन। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से तैयार होंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है प्रश्न की ओर आगे की ओर जाते हैं। और एक बात और कि कोई भी स्टूडेंट अगर 10th क्लास में है, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो तो भाई मेरे स्टार्टिंग पॉइंट देखकर छोड़ मत देना, क्योंकि बाद में ही मजा मिलता है, बीच में ही मजा मिलता है, लास्ट में ही मजा मिलता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है मेरी कि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरी आपसे अपील है कि मेरी पूरी वीडियो देखो, आपको कहीं ना कहीं से कोई पॉइंट आपके लाइफ का इंक्रीजमेंट मिल जाएगा, कोई पॉइंट जो है आपको बदल देगा। इसलिए मैं आपसे बार बार ये अपील करता हूं कि पूरा वीडियो आप मेरा देखो, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जो है ये मैथ से रिलेटेड आपको कुछ सिखाएगा, ठीक है। आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन का जो है आज टारगेट है, जिसमें से आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि पाई जो है बताना है, या पाई है एक क्या है। एक पहला ऑप्शन है आपके सामने परमे है, क्या है भाई मेरे, परमे है, परमे है। दूसरा ऑप्शन है भाई मेरे अपरमे है, अपरिमेय है। तीसरा ऑप्शन है भाई मेरे दोनों है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आज हमारे सामने, आपके सामने बोर्ड के ऊपर पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। आप देख के इससे टेंशन में ना लें, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझ आपके साथ विकसित है तो ये नॉर्मल क्वेश्चन को भी आप एग्जाम में बना नहीं सकते हो। होता क्या है कि जब हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे ऊपर पूरा लद जाता है, यानी वो क्वेश्चन का प्रेशर हमारे माइंड पर पड़ जाता है, जिस वजह से हम छोटा से छोटा प्रश्न को बनाने में बिल्कुल जो है प्रॉब्लम हो जाता है, और बनाने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। इसलिए भाई मेरे सबसे पहला पॉइंट जो मैं क्वेश्चन बनाते से पहले एक बात ये बताना चाहता हूं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी मत होना। आप बिल्कुल हर क्वेश्चन को हंसी खुशी से, उसे प्रेम से, मोहब्बत की नजर से देख के उसकी कार्रवाई आगे की ओर करो, ना कि जल्दबाजी कर दो, आप ऑप्शन को ध्यान ना दो, क्वेश्चन को ध्यान ना दो, तो वैसे कंडीशन में हर क्वेश्चन को आप गलत बना दोगे। इसलिए अपील है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसके सारे ऑप्शन पर भी आपका नजर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑप्शन आता है वो आपके लिए जो होता है, क्या होता है कि मतलब चेकिंग पॉइंट होता है, कि चेक किया जाता है कि बच्चे के ऑप्शन देकर उलझाया जाता है। कहीं पर आप देख लेंगे कि दो आपका अगर आंसर आ रहा है ऑप्शन में, तो एक दो माइनस में भी आता है, एक दो प्लस में भी होता है, तो वहां पर आप जल्दीबाजी में माइनस ना लगा दें, क्योंकि जबकि आंसर उसका प्लस है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बल्कि क्वेश्चन और उसके ऑप्शन को बिल्कुल दोनों को एक अच्छे माइंड से, एक अच्छे तह तक आप अपने अच्छे आंख से उसे देखो, तब उसके बाद अगला
डिसीजन लो। आइए हम लोग के सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाई है एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, या दोनों है, या नन ऑफ दीज है। भाई मेरे दो कंसेप्ट, दो माइंड आपके सामने, दो नया चेहरा मिल रहा होगा। एक जो चेहरा है भाई मेरे जिसे हम लोग परमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है, और एक जो है भाई मेरे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरमेय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपरिमेय, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक को कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं, और एक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब परमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे? जब तक परमेय का नॉलेज नहीं होगा मेरे पास, तो ये कंटेंट का आंसर भी हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जब तक अपरमेय का नॉलेज नहीं होगा तो ना तो परमेय से अपरमेय छाट सकते हैं, ना तो अपरमेय से परमेय छाट सकते हैं। इसीलिए दोनों का नॉलेज होना बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं कि परमेय क्या है। परमेय का मतलब भाई मेरे, मैंने पिछले वाले क्लास में भी इस पर पूरी अच्छे ढंग से डिस्कशन किया था कि परमेय का संख्या वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q बराबर 0 नहीं हो सकता, इसी को परमेय फॉर्म कहा जाता है। यदि अगर q के बराबर 0 हो गया तो ये परमेय के रूल को फॉलो नहीं करेगा, अर्थात ये रेशनल नंबर के श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। अपरमेय का मतलब भाई मेरे कि रूट के अंदर वैसी संख्या, रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो, तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर, उसको हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। एज एग्जांपल के तौर पर आपने देखा कि भाई मेरे जब रूट 4 रहता था तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि रूट 4 का जब निकालते हैं तो 2 आ जाता है। क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो 2 जब बाहर आता है तो ये क्या हो गया कि परमेय का फॉर्म हो गया। इसलिए ये जो रूट 4 है, तो आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे कि रूट 4 परमेय है कि अपरमेय है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि परमेय है, क्योंकि 4 का जब वर्गमूल निकालते हो तो हम लोग यहाँ पर क्या आता है? 2 आता है। तो इसलिए 2 जो है ये 2/1 के रूप में p बटा q के रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये परमेय संख्या के श्रेणी में गिना जाएगा। लेकिन अपरमेय कब होता है? तो अपरमेय का मतलब कि रूट के अंदर वैसी संख्या या वैसी डिजिट जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, तो उसको हम लोग अपरमेय कहते हैं। एज एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लिया 3 है भाई मेरे, तो 3 का जब वर्गमूल निकालोगे तो पूरी अच्छे ढंग से ये कटेगा नहीं, ये शांत नहीं होगा, बिल्कुल अशांत स्थिति में बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को ये अपरमेय को डिनोट करता है, और ये कंडीशन आपको परमेय का डिनोट करता है। यही परमेय और परमेय के बीच का डिफरेंस था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं पाई के पास, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन आपके सामने है कि पाई क्या है। तो भाई मेरे आपको बता दिया जाए कि पाई एक मैथमेटिकल साइन है, और मैथमेटिकल साइन जो होता है पाई है, पाई के बारे में यह बात डिस्कशन किया गया कि पाई जो है वो एक अपरमेय है। पाई का एक चिन्ह है वो क्या है भाई मेरे? अपरमेय है। अब यहाँ पर क्यों है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा आगे विस्तार से हम चर्चा करते हैं। पाई एक साइन अपरमेय है, याद रहे, हमेशा इसको लॉक कर लो कि पाई जो है एक अपरमेय है। लेकिन यदि पाई का वैल्यू अगर 3.14 पुट करते हैं तो ये जो होता है ये भी इसका क्यों अपरमेय? तो इसी कारण ये अपरमेय है। कहने का मतलब कि जब हम लोग पाई का मान 22/7 लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में कहीं कहीं पर 22/7 पाई का वैल्यू लिया जाता है। जैसे कंडीशन क्या होता है, आप जब सर्किल चैप्टर को पढ़ोगे, आप जब बेलन चैप्टर को पढ़ोगे, आप जब शंकु चैप्टर को पढ़ोगे, आप जब गोला की रिलेटेड बात करोगे, तो ऐसे कंडीशन में कहीं का पूरे चैप्टर में आपको 22/7 वैल्यू लेकर ही हम आंसर तक पहुंचते हैं। 22/7 वैल्यू लेकर ही हम आगे का प्रोसेस को हल करते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ दे भाई कि 22/7 यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि पाई का मान 22/7 ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में पाई जो है वहां पर उसका वैल्यू 22/7 परमेय है। लेकिन अगर पाई का मान 3.14 ले रहे हैं तो ये क्या कहलाया? अपरमेय है, यानी इरेशनल नंबर है। तो ऐसे कंडीशन में जितनी चर्चा अभी तक हुई, तो उससे भली भांति हम पहचान गए कि पाई जो है वो अपरमेय के सीरीज में आएगा। पाई किस में आएगा? अपरमेय के सीरीज में। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से डिस्कशन कर दोगे, और अगर क्यों नहीं है और या है तो ऐसे भी आप अच्छे ढंग से एक्सप्लेन, कोई अगर आपसे पूछ दे, चाहे वो आपका बुक हो, चाहे वो आपसे बड़े गार्जियन हो, चाहे वो एज ए टीचर के रूप में हो, चाहे कोई भी इंसान हो, तो वहां पर हम अच्छे ढंग से इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने बना दिया, काफी अच्छी ढंग से एक्सप्लेन करते हुए आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भली भांति ध्यान से देखेंगे। आइए हम लोग समझेंगे क्या कि दूसरा क्वेश्चन है क्या, उसे आप देखें। ठीक है,
अब देखो भाई मेरे, दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्या है, कितने संख्या? दो संख्या। दो संख्या, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा दो संख्याओं का मासा तथा लासा, मासा तथा लासा, दो संख्याओं का मासा तथा लासा 105 है। ये दोनों का मासा तथा लासा कितना है? 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बराबर भाटी। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा 105 है। कहने का मतलब ये कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि मासा से, लासा से रिलेटेड और संख्या से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा आपके बोर्ड में, आपके बुक में। तो वो कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा 105 है और उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए भाई मेरे एक सूत्र होता है, एक फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला होता है भाई मेरे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग भली भांति पिछले वाले क्लास में ऐसे क्वेश्चन मिला था हमें, तो हमने बनाया था। फिर आपके सामने जब 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं तो उनमें भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया और आपके बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बने रहते हैं। 1 या 2 नंबर आप यहां से उठा सकते हो ऐसे प्रश्न से। तो पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब यहां पर भाई क्या क्वेश्चन में चर्चा है कि इसका मासा और लासा, इसका मासा और लासा जो है 105 है। कहने का मतलब कि दोनों क्या है? 105 ईबी है, 105 ईबी है, यानी दोनों मासा और लासा, इसका मासा और लासा क्या है? 105 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, यदि उनमें से एक संख्या 5 है, मान लिया पहली संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या निकालें। 5 से इसको जब डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, यानी 105 मल्टीपल 21, इससे जो गुना करोगे भाई मेरे वो आपके सामने क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या आ जाएगा। इससे यानी इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी संख्या का जो वैल्यू हुआ इसमें जो मल्टीपल करेंगे वही इसका दूसरी संख्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में चेंजिंग कुछ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? जिस तरह से पहली दूसरी संख्या पूछा था, मान लिया दूसरी संख्या, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या प्राप्त करें। आपसे क्या करेगा कि पहली संख्या भी दे देगा, दूसरी संख्या भी प्रश्न में दे देगा, एक एलसीएम भी आपको दे देगा, फिर प्रश्न कर देगा कि एचसीएफ ज्ञात करें। तो जो प्रोसेस होता है, चाहे इधर से उधर करो या उधर से इधर करो, तो दोनों के लिए हम लोग सूत्र जो होता है एक ही सूत्र को फॉलो करते हैं और उसी सूत्र के सहायता से हम कैलकुलेशन बेस पर रख कर उसका मान निकालना मेरे आसान होता है। लेकिन आपके पास जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई मेरे, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपके मेमोरी में अगर सजने वाली कोई बात है इस मैथ का, तो यही एक सजाने वाली बात है। अगर आप इसको सेटअप कर देते हो, अपने माइंड में पूरे अच्छे ढंग से इसको याद रख लेते हो, तो इसी के रूल्स पर आधारित आपको ऐसे प्रॉब्लम का और सामना करना पड़ेगा और काफी आसानी वे में आप ऐसे प्रॉब्लम को बना दोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस पर ध्यान देते हैं। अब देखो भाई मेरे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन जा रहे हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की मैक्सिमम संख्या होगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की मैक्सिमम संख्या
होगी। ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की मैक्सिमम संख्या होगी। आपके सामने ऑप्शन आएगा भाई मेरे 3 आएगा, आपके सामने ऑप्शन आएगा 4 आएगा, आपके सामने ऑप्शन आएगा 2 आएगा, आपके सामने ऑप्शन आएगा नॉन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पर चर्चा क्या करते हैं कि यह क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की मैक्सिमम संख्या, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम इसका मान कितना हो सकता है अकॉर्डिंग टू, अगर आपके पास द्विघात बहुपद है जिसका ऑप्शन 3 है, 4 है, 2 है और नन ऑफ दिस है। तो भाई मेरे इसका मतलब यह हुआ कि यह क्वेश्चन का कंसेप्ट ये कहना चाहता है, यह क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, एक बार द्विघात बहुपद का झलक मांगता है, एक बार द्विघात बहुपद का चर्चा मांगता है, एक बार द्विघात बहुपद का एक्सप्लेन मांगता है। तो यदि हम बच्चे को अगर द्विघात बहुपद का मालूमात नहीं होगा, इस पर चर्चा का विषय अगर उनके पास नहीं होगा किसी तरह का कोई प्रोडक्ट, तो हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा मुश्किल होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद होता है क्या। जब इसको समझ लेंगे तो इसके आंसर को भी आसानी वे में समझ लेंगे। अब आपके साथ मैं चर्चा ये करता हूं कि द्विघात बहुपद का मतलब हुआ भाई मेरे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, आइए इस पर पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तरह से मैं इसको पूरे चैप्टर को आज हाईलाइट कर देता हूं और हमेशा के लिए आपके माइंड में ये लॉक हो जाएगा, कभी भी आप इसको भूल नहीं सकते। ये मेरा प्रॉमिस आपसे रहा कि द्विघात बहुपद का मतलब ही हुआ इसका जो फॉर्म होता है, इसका जो चेहरा होता है, इसका जो झलक होता है, इसका जो लाइटनेस होता है वो इस तरह से होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज द्विघात बहुपद। दैट इज जो होता है जिसे हम लोग पॉलिनोमियल्स के श्रेणी में, पॉलिनोमियल्स के सीरीज में रखते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का यानी इसका चेहरा क्या हुआ, ये पहले जो फॉर्म रहा होगा, पहले जो मतलब इसका रूप रहा होगा वो ऐसा रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई मेरे इसका मतलब हुआ कि यहां पर मैक्सिमम पावर की संख्या कितना है, तो आपको नजर आएगा कि मैक्सिमम पावर की संख्या 2 है। तो यही तो इसका आंसर मुझे लाना था और इसी कारण तो पूरा एक्सप्लेन मैंने किया कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब कि किसी भी बहुपद का अधिकतम घात 2 तो वो कहलाया द्विघात बहुपद। कोई भी बहुपद का अधिकतम घात 2 तो वो कहलाया द्विघात बहुपद। अब देखो मुझे हंसी आ गया, द्विघात बहुपद का मतलब किसी भी बहुपद का अधिकतम घात कितना भाई मेरे 2। चलो एंजॉय मूड में हम लोग पढ़ेंगे, द्विघात का 2, इसमें मैक्सिमम घात कितना 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रश्न का आंसर आपके सामने चाबी से ताला से हम लोगों ने ताला से चाबी को मतलब चाबी से ताला को खोल दिया। क्या खोल दिया कि मैक्सिमम इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म का नॉलेज अगर नहीं रहेगा, ऐसे मैथमेटिकल पोर्शन पार्ट को अगर हम नहीं जानेंगे तो ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर नहीं देंगे। ठीक है ना। तो इसका द्विघात बहुपद में शून्यकों की मैक्सिमम संख्या होगी वो 2 होगी। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब इस पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। भाई मेरे इसमें 2 शून्यक होता है, ऐसे स्थिति में 2 शून्यक होता है और एक शून्यक को हम लोग अल्फा कहते हैं, एक शून्यक को हम लोग बीटा कहते हैं। बात समझ में आ गया। शून्यक का मतलब यह हुआ, शून्यक को बोलो या हल बोलो, या उसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए भाई मेरे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका बोलेगा शून्यक निकालें तो इतना बराबर 0, इसका बोलेगा शून्यक निकालें तो इतना बराबर क्या होगा 0। अब एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस में इधर गया प्लस में, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा √1। जब 1 रूट के बाहर आएगा तो 2 प्रोसेस में मान निकलेगा, 2 साइन होगा उसका चिन्ह का, एक प्लस में 1 आएगा, एक माइनस में 1 आएगा। तो यानी शून्यक का मतलब हुआ कि कोई भी मान आप रख रहे उतना बराबर आप 0 लिए तो उसी को शून्यक से रिलेटेड कहा जाता है। तो इसका मतलब द्विघात है तो जब इसका शून्यक 2 मान आया कि ना आया, 2 मान आया, एक पॉजिटिव में 1 आया, एक निगेटिव में 1 आया, तो यही तो इसका शून्यक है। और वही शून्यक को ऐसे कंडीशन में, ऐसे बहुपद में हम लोग एक अल्फा मानते हैं और एक बीटा मानते हैं। एक क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं और एक बीटा मानते हैं। आगे चल के इसी क्वेश्चन का कुछ अगर विस्तार करना चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ देगा कि इसके शून्यकों का योग निकालें, इसके शून्यकों का गुणनफल निकालें। तो आप डरना मत, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहो, पूरा डर खत्म कर दूंगा मैं, मेरा प्रॉमिस है आपसे। क्या है कि ऐसे कंडीशन में पूछ देगा
कि इसका शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। भाई मेरे ऐसे फॉर्म को पकड़ने के लिए सबसे पास पहली बात कि इसके सूत्र पास जाएंगे, इसके जो है चेहरा पास जाएंगे, इसका जो प्रकार कैसा होता है, ये आदमी कैसा होता है उसके पास जाएंगे, पता ही चला कि ये आदमी इस फॉर्म में होता है। क्या नाम है इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ए बराबर 0 अगर रह गया तो ये फॉर्म जो है द्विघात बहुपद को रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब मैं बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को ए कहते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को ए कहते हैं और एक्स के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और सी जो होता है जो भी अचर जो जिसका मान बदलते रहता है उसको हम लोग सी कहते हैं, बाकी जो बच गया सी कहते हैं। अगर आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल आ जाए 3x स्क्वायर प्लस जो है 2x आ जाए प्लस 3 आ जाए, ठीक है, तो उसके कंसेप्ट में एक ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई मेरे 2 आएगा, क्योंकि एक्स का गुणांक को बी कहते हैं, सी का वैल्यू बाकी जो बच गया ये 3 आ गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई मेरे, शून्यकों का योग के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। शून्यक का मतलब दो ले रहे, एक अल्फा नाम रखा एक बीटा नाम रखा, दोनों को ऐड कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस क्या होता है बी बाई ए। अब यहाँ पर बी का मान कितना निकाला था, 2 निकाला था, तो यहाँ पर माइनस में होता है 2 हो गया। अब ए का वैल्यू कितना 3 हो गया, पता ही चला इसके कंसेप्ट से एक और नया कंसेप्ट सीख रहे हैं। अब यहाँ पर पूछ दे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पूछ दे भाई मेरे, शून्यकों का गुणनफल क्या पूछ दे, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो इसके लिए सूत्र होता है सी बाई ए, इसके लिए सूत्र क्या होता है सी बाई ए। सी का मान कितना है 3 है और ए का मान कितना है सी का मान 3 है और ए का मान भी 3 है, इस तरह से कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी गुणनफल पता चला कि 1 आया और योग पता चला कि -2/3 आया। ये कहां से आता है, कैसा फॉर्म होता है, कैसे हम लोग बी को बाहर निकालते हैं, कैसे ए को बाहर निकालते हैं, ये एक कंसेप्ट होता है। अगर कंसेप्ट आपका रूल मालूम होगा तो क्वेश्चन के हर प्रश्न का आंसर आप आसानी वे में दे दोगे, लेकिन कंसेप्ट को आपको मालूम नहीं होगा, बेस मालूम नहीं होगा, एक अच्छा कंटेंट आपके पास मैथ का नहीं होगा, तो फिर मैथ हर आसान मैथ आपको भारी लगने लगेगा, लेकिन कंसेप्ट होगा तो हर भारी मैथ आसान लगने लगेगा। यही डिफरेंट होता है आसान और भारी में। जो चीज को हम बना देते हैं वह चीज मेरे लिए आसान होता है, जो चीज को हम बनाने में असमर्थ हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, वह चीज हमारे लिए भारी होता है, चाहे वो दुनिया की चीज हो, चाहे वो मैथ का बुक हो, चाहे जिंदगी का बुक हो। ठीक है, ये सब बात का आप नॉलेज रखें। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके सामने रहेगा। देखिए आप मेरे साथ बने रहें, भागे नहीं, आपको एंजॉय मूड में मैं अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, किसी तरह का कोई टेंशन आपसे नहीं होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु, किसी क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PR तथा RS खींची गई, PR तथा RS खींची गई है। ठीक है, यदि भाई मेरे, यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PR बराबर 8 सेंटीमीटर, PR और PS है, सॉरी PR और PS, PR बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्या कुछ क्वेश्चन बोल रहा है PS बराबर वाट। ठीक है,
देखो आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से सामने आया। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन पर हर बच्चे को देखने में लगता है या क्वेश्चन मेरे लिए बहुत हार्ड है, या क्वेश्चन मेरे बस के नहीं है, या मेरे से डील नहीं होगा। लेकिन बात भाई मेरे, या क्वेश्चन प्रश्न ही आपका डील कर देगा। ऐसा क्वेश्चन कोई क्वेश्चन में लैंग्वेज आ जाने से हमारे अंदर का दिल को घबरा देता है, हमारे माइंड को थोड़ा अपसेंट कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जब चीजों को आप समझ जाओगे तो हर लैंग्वेज को एक छोटी सी टुकड़ी में बना के आसान कर दोगे। वह क्या है कि किसी ओ केंद्र वाले विरित के बाह बिंदु, किसी ओ केंद्र वाले विरित के बाह बिंदु, कहने का मतलब कि यह चर्चा पूछ रहा है कि विरित के बारे में, या चर्चा कर दिया कि वह विरित है। और वह जो विरित है ना भाई मेरे, जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है। यानी क्वेश्चन का लेवल का यह स्ट्रक्चर मैं जैसे जैसे पूछा वैसे वैसे ड्रा करना शुरू कर रहा हूं। किसी ओ केंद्र वाले विरित के बाह बिंदु, बाह बिंदु मान लिया यहां पर कोई बिंदु है, बाह बिंदु पी से, बाह बिंदु पी से, तो पी वाला ने मानेंगे ये बाह, तो पी हो गया। बाह बिंदु पी से विरित पर दो स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब छू लेना, अब स्पर्श का मतलब टच कर देना, तो वही को स्पर्श कहते हैं। जैसे ही पेन है, इसको हम ऐसे टच कर दिया तब पेन उंगली स्पर्श हो गया। तो वहां कह रहा है कि दो स्पर्श रेखा पी आर, तो यहां पर इसका स्पर्श रेखा ये हुआ, ठीक है। पी आर तथा पी एस खींची गई, यहां पर मान लिया कि ये पी एस खींची गई। इतनी स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर पी आर अब पी एस खींची गई, एक का नाम यहां पर आर से नामकरण दे दिया और एक का नाम भाई मेरे पी एस दे दिया। यदि पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर, यदि पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी एस बराबर भार, यही का अगर मान निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच गए। यानी क्वेश्चन का एंड कर दिया, क्वेश्चन को बिल्कुल जो है हमने बना दिया, ठीक है। तो आइए बनाते कैसे हैं, इस लैंग्वेज की सहायता से तो हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया। अब आगे कुछ प्रोसेस कहता, आगे कुछ नियम कहता, वह नियम अगर पता होगा तो हम बना देंगे। वह नियम कहा भाई मेरे, एक बार फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम कर रहे हैं और पार। तो देखिए ये क्या है कि ये कह रहा है कि नियम पी एस बराबर वाट है। तो एक क्या होता है, एक जो होता है तथ्य होता है, एक सिद्धांत होता है। क्या होता है कि यदि किसी मतलब यदि किसी क्या होता है कि बाह बिंदु से दो स्पर्श रेखा जब वृत्त पर खींची जाती है, यदि किसी बाह बिंदु से, तो पी तो बाह बिंदु है, वृत्त के बाहर है कि नहीं है। लेकिन ओ पर अगर मालूम करेंगे तो वो तो वृत्त के अंदर है। लेकिन नियम कहता है कि यदि किसी बाह बिंदु से, यदि किसी बाह बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उससे उसके समय क्या होता है कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो यदि भाई मेरे ये एकदम तोता वाली बात, बच्चा वाली बात, एनसी वाली बात, 2 क्लास वाली बात, कि जब दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, जब दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल होगी, तो इसका मतलब कि जब पी आर 8 है तो पी एस भी क्या होगा, 8 होगा, अकॉर्डिंग टू नियम, अकॉर्डिंग टू सिद्धांत। यानी हम कह सकते हैं कि पी आर बराबर पी एस बराबर 8 होगा। और यहां पर जो सिद्धांत है वो लिख देते हैं कि यदि किसी वृत्त के बाह बिंदु से, यदि किसी वृत्त के बाह बिंदु से, यदि किसी वृत्त के बाह बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वैसी स्थिति में क्या होती है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई, रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है भाई मेरे, बराबर होती है, ठीक है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये सिद्धांत के हिसाब से हम इसे बना दिया, ठीक है। तो यदि आप ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए और यह क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का हो तो उस कंडीशन में हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे, एक जो है फिगर बना देंगे और उस फिगर के सहायता से हम इतना बराबर इतना लिख देंगे। तो साइड में हम इसका कुछ नियम भी लिख दें। नियम लिखने से क्या होगा कि जो हमारे कॉपी चेक करने वाले मास्टर होंगे, वहां पर जो शिक्षक होंगे, तो वहां पर इस वर्ड को देखने के साथ ही वो पहचान लेंगे कि
बच्चा ने मेहनत किया था अपने लाइफ में, बच्चे ने 10th क्लास की चीजों को जाना था, 10th क्लास की चीजों को इकट्ठा किया था, सजाया था, और सजाने के बाद यही उनकी मेहनत को दर्शाता है, यही बात इनको पॉइंट में बताता है कि कोई भी वृत्त से जब दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो बा बिंदु से खींची जाती है, तो उस कंडीशन में दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यही क्वेश्चन कहता था, यही सिद्धांत था, जिसके सिद्धांत की सहायता से हम क्वेश्चन के आंसर तक आ गए। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको काफी आसानी वे में समझ में आया होगा, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रोसेस में टेंशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अब हम लोग आगे की ओर बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ रहे हैं भाई मेरे? 5। कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसे हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आइए हम मेरे साथ बने रहें, कुछ सीखेंगे, कुछ जो है मैंने पहले ही बोला था कि आज के क्लास से बहुत कुछ आपको सीख मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का इंतजार था वही मिल गया, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। आइए देखिए क्या है कि यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद, यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो। क्या हो भाई मेरे? शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर वाट। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप मेरे साथ बने रहो, मैं कुछ सिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन के सहायता से। ठीक है, आइए भाई मेरे पहले सबसे पहली बात कि क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते हैं, या क्वेश्चन क्या है पहले इसे समझते हैं। तो आपके सामने एक नाम आता होगा जिस शून्यक के रूप में होगा, अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो। तो इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया, कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले मैंने बताया कि बहुपद दो होता है, एक द्विघात होता है, एक त्रिघात होता है। ठीक है, तो अभी तक दो बहुपद में हम लोग शून्यक के रूप में अल्फा लेते थे, बीटा लेते थे, लेकिन बहुपद और उसकी स्थिति में हम लोग का घात 2 रहता था, इसीलिए हम उसको कहते थे द्विघात। ठीक है, और बहुपद के कंडीशन में रहता था तो बहुपद कहते थे, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। लेकिन यहां पर इसके अंदर इसके मेन जो पावर है, अधिकतम पावर की संख्या ऐसे टर्म में कितना दिख रहा है आपको, तो पता ही चलेगा, आपका आंसर बोलेगा कि 3 है सर जी। तो 3 का मतलब यह हुआ कि एक प्रश्न से हमने एक प्रश्न सीख लिया, एक ऑब्जेक्टिव मार्क्स हमने प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया कि त्रिघात बहुपद में अगर क्वेश्चन पूछ ले और अगर क्वेश्चन बोल दे कि मैक्सिमम घातों की संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम पावर की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आएगा 3 होती है सर जी। लेकिन उसी पर पूछ दे कि द्विघात का कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 2 होती है, क्योंकि द्वि का मतलब 2 और त्रि का मतलब 3। सिस्टम वे में, आसानी वे में बोल लेंगे, इसे हमेशा के लिए लॉक होगा, कभी नहीं इसको बोल सकते। तो उसी कंडीशन में इसका फॉर्म होता था, जिस तरह से द्विघात का फॉर्म होता था कि ax² प्लस bx और प्लस c होता था, लेकिन त्रिघात है तो इसका फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx होता है। ठीक है, इतना होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 के नियम को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब यहां पर आ गया कि त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक होगा, एक शून्यक का नाम अल्फा रहेगा, दूसरा शून्यक का नाम बीटा रहेगा, तीसरा शून्यक का नाम गामा रहेगा। द्विघात था तो अल्फा और बीटा ही था, लेकिन एक इसमें क्या हो गया, छलांग मार दिया, एक एंट्री मार दिया गामा का। ठीक है, तो आइए समझते क्या है कि ये क्या है। उसके बाद आपके सामने ऐसा फिगर देख के आपको घबराहट लगता होगा कि ये बनेगा कैसे, इसमें कुछ सिस्टम समझ में ना आ रहा। ठीक है, आइए मेरे भाई सबसे पहले हम इसको बनाना बताते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं काफी आसानी वे में। ठीक है, आइए मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ देखें पूरी तरह से। आज त्रिघात बहुपद ऐसा पढ़ाऊंगा कि कभी फिर पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा, यानी किसी दूसरे टीचर या दूसरे बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। काफी आसानी वे में, काफी कम समय में आपके माइंड में पूरी तरह से घोल के मैं पिला दूंगा, मेरी ये गारंटी रही। क्या है तो देखो, त्रिघात बहुपद का सबसे पहले हम ये क्या होता है कि px बराबर जो त्रिघात बहुपद में होता है ना भाई मेरे, ax³ प्लस bx² प्लस cx होता है प्लस d होता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। तो त्रिघात
बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक। मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से राइट डाउन कर लो, नोट कर लें। 3 शून्यक क्या? एक का नाम अल्फा होता है, एक का नाम बीटा होता है, और एक का नाम जो होता है वो गामा होता है, ठीक है, और एक का नाम क्या होता है? गामा होता है। ये 3 शून्यक को हम लोगों ने जाना, इतना ये रूल जाना कि इसका जो फॉर्म होता है, इस तरह का इसका फॉर्म होता है, पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इतनी जान गया। अब क्या होता है कि इसमें कह देगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए क्या होता है, यानी जिस तरह से द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता था और शून्यकों का गुणनफल होता था, उसी तरह से इसमें भी होता है कि शून्यकों का त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, त्रिघात जब दो मतलब शून्यक को आपस में मिला के जोड़ा योग क्या होता है, उसका जोड़ क्या होता है, ऐसे टर्म को भी पूछ देगा। जो आपके सामने दो शून्यक है ना, और उसका गुणनफलों का योग, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग त्रिघात बहुपद में क्या होता है। तो आइए देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या बताने वाले हैं कि इसमें होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है भाई मेरे, गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है, गामा। इसके लिए क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, इसके बराबर क्या होता है, फिर एक शून्यक आता है अल्फा बीटा और ये हो जाता है गामा, इतना बराबर क्या होता है, ठीक है। इतनी यही 3 पार्ट आपको बार बार मतलब क्या कहते हैं प्रॉब्लम देगा, यही 3 पार्ट आपको बार बार थोड़ा सा टेंशन देगा, मजबूर करेगा। तो अगर इसकी मजबूरी को मजबूती में बदलना है तो इससे हमें जानना पड़ेगा, इसको हमें हद तक पहचानना पड़ेगा और इसे मेमोरी में, थर्ड मेमोरी में याद भी करना पड़ेगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि तीनों शून्यकों का योग के लिए क्या होता है, यहां पर सब में ए आता है, बटा में भाई मेरे सब में ए आता है, क्या आता है, ए आता है। देखो सीरियली वे में हम कैसे बताते हैं, कैसे आपको ऐसा बोर ना लगे कि यह सूत्र मुझे याद करना पड़े, ठीक है। आप चीजों को जब समझ जाओगे तो आपको ज्यादा देर तक याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा। जब ऐसे कंडीशन का सामना होगा आपसे तो आपका माइंड कुछ आगे बोलना शुरू कर देगा, बिना पेन चला आपका माइंड दौड़ने लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले अगर शून्यकों का योग बोले तो मैंने कंडीशन बताया कि याद रहे कि अगर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बोल रहा है तो माइनस बी बाई ए होता है ना, तो उसी टर्म में इसमें भी होता है। ए हर डिनोमिनेटर में बटा के रूप में ए तो सूत्र में बोलना है अगर ऐसा कोई पूछ रहा है। लेकिन आगे क्या कहना है, आगे कहना है जो आप देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, जो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए, उसी तरह से त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योग भी होता है माइनस बी बाई ए होता है। यानी दोनों अगर पहला को आप याद कर रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया। यही चीज को मैं पकड़ बनाने वाला था कि आपको ऐसा त्रिघात आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि लो फिर से याद करना पड़ा, ऐसा नहीं। जब बल्कि जो बेस मैंने बताया द्विघात का, वही बेस पर ये फॉर्मूला पूरी तरह से पकड़ में आ जाए। तो जिस तरह से मैंने बताया कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बोला था तो माइनस बी बाई होता है, उसी फॉर्म में त्रिघात बहुपद के शून्यकों का भी योग होता है माइनस बी बाई। इतनी बात तो समझ गए, मुझे उम्मीद है कि यह आपको माइंड में सेट हो गया होगा। अब यहां पर आता है कि दो शून्यकों का योग, दो शून्यकों का योग होता है ए भाई मेरे बी ए भाई मेरे क्या बोल रहे हैं, सुन लो ना एक बार, बोल रहे हैं ना कि बी के बाद एबीसीडी में अक्षर में क्या आता है, सी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी, तो सी दे देंगे। यानी ये सूत्र बन गया कि सी बाई होता है। बात समझ में आया कि ना, कि बी के बाद क्या आता है, सी दे देंगे। और अल्फा इंटू बीटा, तो यानी भाई मेरे एबीसीडी को हम पढ़ते हैं तो ए बी सी, और सी के बाद क्या आता है, डी ने आता है, तो यहां पर हम डी दे देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी देखो कैसे हम लोग चीजों को अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब किया, अच्छे से पहचाना, तो ये सूत्र भी आसान लगा। लेकिन ऑलरेडी जब हम बोल देते हैं कि आप बताओ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए, तो यहां पर क्या होगा कि आप टेंशन में हो गए। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान दे दो कि पहला में माइनस, दूसरा में छोड़ दिया तो तीसरा में जोड़ दो। बात समझ में आया, पहला में माइनस, दूसरा में छोड़ दिया, तीसरा में जोड़ दो। लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस माइनस वाले चीज को भी मैं पूरे अच्छे ढंग से समझा दूंगा आपको, फिर हमेशा के लिए कभी लॉक ना होती ये माइनस क्यों आता है और कैसे हम माइनस बी बाई ए बोलेंगे। इसका कंसेप्ट भी मैं क्लू कुछ देने वाला हूं जो आगे मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम समझ जाए कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ जाए कि अल्फा वाले त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, तो जो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है ना, वही भी त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है। तो हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस बी बाई है, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग भी होता है माइनस बी बाई।
इतनी बात तो समझ में आ गया, दोनों तो मैच कर गया, योग किससे रिलेटेड बात थी। तो अगर यहां पर पूछ दे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल होता है माइनस डी बाई ए, क्योंकि क्या होता है कि वहां पर पढ़ा था गुणनफल माइनस ए, वो क्या होता है वहां पर हम लोग पढ़े थे गुणनफल के बारे में सी बाई ए, लेकिन यहां थोड़ा याद रखें माइनस डी बाई ए। उसके बाद दो त्रिघात बहुपद के दो गुणनफलों के दो शून्यकों का योग क्या होता है, यानी ये गुणनफल है, दो करके हम लोग क्या कहते हैं, उनके गुणनफलों का योग क्या होता है, तो उसमें कंडीशन में सी बाई ए होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। यही चीज को आपको अच्छे ढंग से माइंड में सेट करना। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि हम लोग माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और डी बाई ए कैसे कोई ऐसा पॉइंट लाए जो अच्छे ढंग से याद रहे। तो उसमें घबराओ मत मेरे भाई, इसके जब तीन शून्यक दिया रहता है और ऐसे कंडीशन में आपसे पूछ दे कि त्रिघात बहुपद बनाए, तब उस कंडीशन के लिए जो रूल फॉलो होता है उसे आप देखो। क्या होता है, एक्स क्यू होता है माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है गामा होता है, ठीक है, अब इंटू एक्स स्क्वायर होता है, इंटू क्या होता है एक्स स्क्वायर। उसके बाद आगे जो होता है थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा है इसलिए इसमें नहीं हटेगा, मैं ऐसा करता हूं इसी में हटाता हूं। क्या होता है कि इसके त्रिघात बहुपद के लिए जो सूत्र होता है, त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र, त्रिघात बहुपद बनाने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही इसका त्रिघात बहुपद बनाने का नियम होता है, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है। मुझे उम्मीद है कि यह सूत्र को आपको अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा। यह सूत्र का जो है आपसे आगे चल के प्रोसेस है, आगे चल के यह सूत्र आपसे कुछ मांगेगा। क्या मांगेगा कि जब यदि आपको त्रिघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर मान लिया जाए कि पहला शून्यक अल्फा के रूप में 2 दे रखा, अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर भाई मेरे 3 है और गामा बराबर भाई मेरे क्या है 4 है। तो ऐसे कंडीशन में बोल देगा कि इस तीनों शून्यक की सहायता से, तीनों शून्यकों का यूज करके आप एक त्रिघात बहुपद का फॉर्म बताएं, त्रिघात बहुपद बनाएं। त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र लिखें। तो सबसे पहले जब त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र मुझे याद रहेगा तभी उसी कंडीशन में हम इस सारे सूत्र सारे मान को यूज करके एक त्रिघात बहुपद एक नया बनाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या बोला कि जब त्रिघात बहुपद में शून्यक दिया रहेगा तो वैसे कंडीशन में आपसे क्वेश्चन सवाल कर देगा कि आप जो है त्रिघात बहुपद बनाए, इन शून्यकों की सहायता से आप त्रिघात बहुपद बनाए। तो उसके कंसेप्ट में आपको ऐसे फॉर्मूला का यूज करना, विदाउट ऐसे फॉर्मूला आपको मान याद नहीं रहेगा तो आप कभी भी नहीं बना सकते हो। उसके लिए क्या अपने माइंड पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि आप चीजों को जब 10th क्लास में चले हो तो आप इतनी मैच्योर्ड हो गए हो, इतने बड़े योग हो गए हो कि ऐसे ऐसी बाहरी आप ना समझो, ऐसी ऐसी चीजों को आप में माइंड में बसाना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट को लाना पड़ेगा। अगर माइंड में ना बसाओगे तो रिजल्ट मुश्किल है। तो इसीलिए इसका याद रखें कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, इसका सूत्र होता है। अब मैं बता रहा हूं कि यहां पर माइनस कहां कहां पर यूज करते हैं और कहां कहां पर हम लोग सी यूज करते हैं। ये देखो, ये कैसे चुटकी में समझ जाओगे आप, फिर आपको ज्यादा दिन मतलब याद नहीं करना पड़ेगा। आप लंबे समय तक सिर्फ ये माइंड मेरा जो रख लोगे, अगर ये फॉर्म का आपके पास झलक है तो ये फॉर्म को भी बना दोगे। मैंने क्या बोला था कि अगर शून्यकों का योग बोले, यदि शून्यकों का गुणनफल बोले या दो शून्यकों के गुणनफलों का योग बोले तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने बताया था कि फॉर्मूला होता है सबके बटा के नीचे में ए आता है, यानी ए को हम नहीं हटा सकते हैं। हटाते हैं किसको? ए को छोड़ के बी सी डी को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन बटा में नीचे में आपका ए रहेगा, ए का रोल हमेशा रहेगा। उसमें लिए क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो माइनस बी बाई है। ए भाई मेरे माइनस बी बाई होता है ना। यदि आपको माइनस को टेंशन है तो उसमें समझ जाओ कि त्रिघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए होता माइनस बी बाई है, तो यहां पर इस सूत्र के आगे यही तीनों के लिए फॉर्मूला होता माइनस बी बाई है। इस सूत्र के
आगे माइनस लगा है ना, तो हम यहाँ भी माइनस बी बाई ए लगा देंगे। ये हम याद करने का क्लू बता रहे हैं। अब ऐसा मत समझना कि ऐसा होता है, मैंने याद करना एक लंबे समय तक फॉर्मूला को, कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और पता चलेगा कि उसका उसमें यूज कर रहे हैं, इसका उसके यूज कर रहे हैं। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन चीजों को कैसे, कंटेंट को बाहर निकालेंगे, कैसे आसानी वे में हम उसे बना देंगे, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आप छांट सकते हो। तो यहां पर माइनस दिख रहा है ना, तो माइनस बी बाई, यानी ये वाला फिगर के लिए माइनस बी बाई है। अब आते हैं सी बाई ए के पास, तो सी बाई ए यहां होता है नहीं, यानी ये तीसरा टर्म नहीं होता है। तो पहला टर्म तो कर दिया, दूसरा टर्म तो कर दिया, अब तीसरा टर्म सी बाई आते हैं। तो सी जो है एक्स के गुणनफल में यहां तो गिनती होता है, तो एक्स का तो ये इसके सामने पॉजिटिव है, तो इसीलिए तो इसको पॉजिटिव देते हैं, इसीलिए क्या देते हैं, सी बाई पॉजिटिव देते हैं। अब आते हैं डी के पास, माइनस डी बाई होता है ना भाई मेरे, माइनस डी बाई किसके लिए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए माइनस डी बाई होता है। तो इसका सूत्र के आगे भी तो माइनस लगा होता है, इसीलिए तो यहाँ माइनस डी बाई होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे चीज को आप आसानी वे में समझ गए होगे कि कहाँ माइनस होता है, कहाँ ए होता है, कहाँ डी होता है। ठीक है, तो माइनस डी बाई ए कहाँ होता है, सी बाई ए कैसे होता है, बी बाई ए होता है। तो आज के इस क्लास से मुझे समझ में आया, चाहता तो मैं 1 मिनट में इसका आंसर दे देता। तो उस पोजीशन में आप देखो कि आपके सामने प्रश्न क्या है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इसके कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, सी बाई ए। तो इतना बराबर भाई मेरे क्या हो जाएगा, सी बाई ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जान लिया कि कैसे होता है, इसके पूरे क्लू को जान गए कि ये कैसे द्विघात बहुपद। एक नियम जाना कि अगर क्वेश्चन पूछ दे त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र होता है, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ये द्विघात त्रिघात बहुपद। तीसरा जाना है त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक का यूज करते हैं, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, एक का नाम गामा। ठीक है, उसके बाद आगे जाना क्या जाना कि एक का शून्यकों का योग बोले त्रिघात बहुपद के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई होता है। शून्यकों का दो शून्यकों का गुणनफलों का योग बोले तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई है। अगर बोल दे कि तीनों के शून्यकों का गुणनफल, तो माइनस डी बाई है। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, आप आसानी वे में ऐसे समझ गए होंगे। यदि अगर उसके बाद भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे भाई मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि 2-3 बार इसको देख लें। 2-3 बार देखने के बाद अपने माइंड से सारी बातों का कंसेप्ट की सहायता से आप कॉपी पर लिखो, पेन को के साथ लिखो, और उसके बाद जैसे जैसे लिखो वैसे वैसे आप समझो। उसके बाद क्या होगा कि 2-3 बार आप लिख दोगे तो फिर आसानी वे में ये याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। असल में क्लास थोड़ा सा लॉन्ग होता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। रीजन यह होता है कि बिना मेरे एक्सप्लेन करने मन नहीं भरता। ये मेरी मजबूरी समझो या मेरी ये कमजोरी समझो या मजबूती समझो। जब तक हम चाहते ये हैं कि चाहे आपके साथ जो हो जाए, लेकिन मेरे कंडीशन वही रहता है कि 5 क्वेश्चन ही भले बताए, लेकिन पांचों का एक अलग विस्तार होना चाहिए। एक 5 क्वेश्चन से हम 50 क्वेश्चन वाले बनाने वाला वो माइंड बना दें आपको। ठीक है, इसीलिए मैं इतना एक्सप्लेन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप क्या है मेरे भाई, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरे क्लास का पूरा वीडियो आपने देखा है, अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाइफ के लिए इंक्रीजिंग पॉइंट हुआ होगा, मैथ के लिए कुछ अलग आपको दवा मिला होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे मतलब इस पर कमेंट भी करें, और कमेंट करके मेरी हौसला को और आगे करें, ताकि मैं और अच्छे ढंग से कराऊं और अच्छे ढंग से आपको अच्छा ज्ञान दे सकूं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को भाई मेरे नए देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ये तीनों कंडीशन मुझे काफी आगे की ओर ले जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आपके एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा कुछ सवर जाएगा। जब मेरा सवर जाएगा तो मैं आपको जोड़ने का काम कर रहा हूं, मैं आपको तोड़ने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा बनो, आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपकी लाइफ अच्छा हो, आप हमेशा खुश रहो। मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूं। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं तक हम लोग विराम करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए पैड। यही 5 क्वेश्चन जिस तरह से आज बताया, कल कोशिश करेंगे क्वेश्चनों की संख्या 10 ले जाएं और 10 बताएं, और 10 से फिर 20 क्वेश्चन को बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है भाई मेरे, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आया होगा, किसी तरह का कंसेप्ट में कोई टेंशन नहीं लगा होगा। चलिए आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।